बांग्लादेश वो मुल्क जो 1970 से पहले तक पाकिस्तान का हिस्सा था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरकी पाकिस्तान कहा जाता था। और ये पाकिस्तान के ज़मीनी रास्ते से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान के 5 सूबों में से एक सूबा हुआ करता था। साल 1971 ये वो साल जब मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जंग जीतकर अलग हो जाता है और एक नया इंडिपेंडेंट नेशन वजूद में आता है, बांग्लादेश। बांग्लादेश का जन्म बहुत ही बुरे हालात में हुआ था। जंग, कहत, सैलाब, बीमारी और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जैसे मसलों ने बांग्लादेश को कई सालों तक पूरी तरह से जकड़ा हुआ था। लेकिन अगर आज 50 सालों बाद बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान, इंडिया समेत कई मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। आईएमएफ की इस रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया और पाकिस्तान से भी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि एक आम बंगाली पाकिस्तानी शहरी से ज्यादा कमाता है। वो मुल्क जहां लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि शरह जिंदगी सिर्फ 45 साल थी, आज 45 साल से बढ़कर 70 साल हो गई है। और वो मुल्क जहां गुर्बत की शरह 80% से भी ज्यादा पहुंच गई थी, आज 80% से कम होकर सिर्फ 12% तक रह गई है। और आज बांग्लादेश साउथ एशिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है। और इसका मेजर फैक्टर है उनका कपड़ा। आज बांग्लादेश का कपड़ा पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर आप यूरोप में जाके शॉपिंग करें तो बहुत चांसेस हैं कि 10 में से एक कपड़ा लाजमी मेड इन बांग्लादेश के टैग के साथ होगा। लेकिन सवाल उठता है कि बांग्लादेश इतनी ज्यादा गुर्बत से निकलकर इतनी बड़ी इकोनॉमी आखिर कैसे बना। वो मुल्क जिसे वर्ल्ड लीडर्स ने इंटरनेशनल बास्केट केस का नाम देकर उससे कोई उम्मीद ही छोड़ दी थी, कैसे उसने पूरी दुनिया को गलत साबित किया। इनकी इस सारी की सारी ग्रोथ के प्रोसेस के पीछे क्या फैक्टर्स और क्या स्ट्रेटेजीज हैं और एज अ डिक्लाइनिंग इकोनॉमी हमें इनसे क्या सीखना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो में। बांग्लादेश के सफर को जानने के लिए बांग्लादेश की हिस्ट्री को जानना भी बहुत जरूरी है। एक नजर तारीख पर डालें तो साल 1970 ये वो साल जब पाकिस्तान की 23 तारीख के पहले डेमोक्रेटिक जनरल इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी सारी की सारी पावर्स एक डेमोक्रेटिक पार्टी को देने के लिए तैयार हो जाती हैं। याद रहे कि इससे पहले पाकिस्तान की 23 तारीख में 1947 से लेकर 1970 तक कोई भी जमहूरी, कोई भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं हुआ था और सारा का सारा मुल्क एक मिलिट्री रूल के मोस्टली अंडर ही रहा था। वैसे तो इस इलेक्शन में 9 पार्टी शामिल होती हैं, लेकिन ये इलेक्शन होता सिर्फ 2 पार्टीज के ही बीच में है। ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग और वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वेस्ट पाकिस्तान की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जुल्फकार अली भुट्टो और ईस्ट पाकिस्तान की अवामी लीग को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। दोनों पार्टीज का अपने अपने इलाकों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है और इसका नतीजा ये होता है कि दोनों पार्टीज में से एक पार्टी भी अपने इलाके में कोई एक सीट भी नहीं हारती। इसका मतलब ये है कि ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग पूरी तरह से जीत जाती है और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी तरह से जीत जाती है। इस इलेक्शन में ना तो पीपल्स पार्टी को कोई ईस्ट पाकिस्तान यानी मशरकी पाकिस्तान से कोई सीट मिलती है और ना ही अवामी लीग को वेस्ट पाकिस्तान यानी मगरबी पाकिस्तान से कोई सीट मिलती है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उस वक्त नेशनल असेंबली में 300 सीट्स थी, जिनमें से 162 सीट्स ईस्ट पाकिस्तान यानी कि मशरकी पाकिस्तान को एलोकेट की गई थी और 138 सीट्स वेस्ट पाकिस्तान यानी कि मगरबी पाकिस्तान को एलोकेट गई थी। ईस्ट पाकिस्तान को ज्यादा सीट्स देने का मकसद वहां की ज्यादा आबादी थी, क्योंकि वहां पर आबादी ज्यादा थी, उस हिसाब से उनको ज्यादा सीट्स दी गई। अवामी लीग के इस इलेक्शन जीतने के साथ अवामी लीग पाकिस्तान की पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी बनने के एलिजिबल हो जाती है और शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान के पहले डेमोक्रेटिक इलेक्टेड पार्टी के प्राइम मिनिस्टर बनने के एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन भुट्टो साहब को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और भुट्टो साहब अपनी पावर्स किसी भी तरह से किसी और के साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। इस मकसद के लिए जुल्फकार अली भुट्टो और आर्मी और शेख मुजीबुर रहमान के दरमियान काफी मीटिंग्स होती हैं ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। लेकिन भुट्टो साहब को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपनी पावर्स किसी भी तरीके से ईस्ट पाकिस्तान के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं होते। याद रहे कि ना अवामी लीग ने मगरबी पाकिस्तान से कोई सीट जीती थी और ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मशरकी पाकिस्तान से कोई सीट जीती थी। यहाँ इस सारी की सारी प्रॉब्लम से निकलने के लिए भुट्टो साहब 2 गवर्नमेंट रूल का मशवरा देते हैं, जिसके तहत ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों के अपने अपने प्राइम मिनिस्टर होंगे। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना, यानी कि ईस्ट पाकिस्तान का अपना प्राइम मिनिस्टर और वेस्ट पाकिस्तान का अपना प्राइम मिनिस्टर, यानी कि एक ही मुल्क के 2 प्राइम मिनिस्टर। ये बात अवामी लीग की लीडरशिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो इस मशवरे को, इस ओपिनियन को टोटली तौर पर रद्द कर देते हैं। वहीं उसके दूसरी तरफ पाकिस्तान के उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर याहिया भी नहीं चाहते थे कि कोई मशरकी पाकिस्तान से यानी ईस्ट पाकिस्तान से कोई पार्टी आए और फेडरल गवर्नमेंट में आकर उनके साथ उनकी पावर्स को शेयर करे। वहीं इसके दूसरी तरफ जुल्फकार अली भुट्टो और फौज आपस में मिली भगत करते हैं और ये सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता एक जंग की शक्ल इख्तियार कर देती है, जिसे हम बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर या 1971 वॉर के नाम से याद करते हैं। इस जंग में तकरीबन 30 लाख से ऊपर लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। इस जंग के बाद बांग्लादेश को बिल आखिर आजादी मिल जाती है और बांग्लादेश एक नया खुद मुख्तार एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरता है। बांग्लादेश अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से हमेशा से ही साइक्लोन्स यानी समुद्री तूफान और सैलाब का निशाना बनता रहा है
और 1970 जब बांग्लादेश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था, तब भी एक बहुत बड़ा साइक्लोन यानी समंदरी तूफान आकर बांग्लादेश के इलाके बे ऑफ बंगाल के एरिया को पूरे को हिट करता है और इससे पूरा का पूरा बांग्लादेश का इलाका मुतासिर हो जाता है। इन सबको देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान इस क्राइसिस से निकलने के लिए फॉरेन एड और एनजीओ को इन्वाइट करते हैं ताकि वो इस नए बने हुए मुल्क की मदद कर सकें। और इन्हीं सब के बीच में शेख मुजीबुर रहमान नेशनलाइजेशन की बात करते हैं, जिसके तहत 700 से भी ज्यादा फर्म्स को नेशनलाइज कर दिया जाता है और बांग्लादेश की 92% इंडस्ट्री के ऊपर पूरी तरह से सरकार का यानी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस, कई तरह की पाबंदियां लगा दी जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर ना होने के बराबर रह जाता है। इस सारे के सारे प्रोसेस में शेख मुजीबुर रहमान अपनी बड़ी बड़ी वजारतें और बड़े बड़े ओहदे उन लोगों को दे देते हैं जो शायद वफादार तो थे लेकिन उतने कॉम्पिटेंट, इतने काबिल नहीं। और इसी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए वहां की जो भी सरकार फैसले लेती वो उसको पूरी तरीके से इंप्लीमेंट ही नहीं कर पाती थी, जिसकी वजह से वहां के हालात खराब होने लगे, वहां की करप्शन बढ़ने लगी और लोगों में गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। अवामी लीग अपने मुल्क को भी सही तरीके से संभाल ही नहीं पाई थी कि साल 1974 में बांग्लादेश में बहुत तेज बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो कि तकरीबन 2 माह चलता है। और इन्हीं तेज बारिशों की वजह से वहां के दरियाओं और नदियों में सैलाब की सूरत हाल पैदा हो जाती है और एक बहुत बड़ा सैलाब पूरे बांग्लादेश को अपनी लपेट में ले लेता है। इस सैलाब की वजह से लोगों की फसलें तबाह हो जाती हैं और बांग्लादेश का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाता है। और इसी की चलते चलते इस साल 1974 में बांग्लादेश को एक तारीखी कहत का सामना करना पड़ता है। सैलाब की वजह से लोगों की फसलें बिल्कुल ही तबाह हो चुकी होती हैं, लोगों के घर टूट चुके होते हैं, भूख और खुराक की कमी की वजह से लोग दाने दाने को तरस जाते हैं, बीमारी हर घर में फैल रही होती है। इस कहत की वजह से तकरीबन 15 लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं और ये वही वक्त था जब बांग्लादेश में गुर्बत अपनी पीक पे पहुंच गई थी, यानी कि 80% टिकट बांग्लादेश में गुर्बत हो चुकी थी। इन सब कहत साली, भूखमरी, महंगाई और करप्शन की वजह से शेख मुजीबुर रहमान की गवर्नमेंट के खिलाफ लोगों के दरमियान बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ने लगता है और जिसका फायदा वहां की ऑपोजिशन पार्टी और मिलिट्री उठाते हैं और एक साजिश के तहत शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली को ही कत्ल कर दिया जाता है, सिवाय 2 बेटियों को छोड़कर जो उस वक्त लंदन में पढ़ रही होती हैं। और उसके बाद ये सारा का सारा मुल्क मिलिट्री रूल के अंडर आ जाता है। साल 1977 में बहुत सारे मिलिट्री कू के बाद ज़िया हुकूमत पावर में आती है और बहुत सारे मेजर चेंजेस लेके आते हैं बांग्लादेश में। ज़िया गवर्नमेंट में पहला काम जो किया जाता है वो किया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन की जाती है क्योंकि इससे पहले वो कहत को देख चुके होते हैं और उन्हें पता होता है कि उनका ज़्यादातर डिपेंडेंसी अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही है, तो अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो देना शुरू कर देते हैं ताकि आगे इन्हें दोबारा कभी भी कहत का सामना ना करना पड़े। और दूसरा मेजर चेंज एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद ज़िया गवर्नमेंट का होता है एनजीओज और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपने मुल्क में लाना, जिसके लिए बहुत सारी मेजर पॉलिसीज में भी चेंज लाया जाता है ताकि बाहर का मुल्क का पैसा अपने मुल्क में आसानी से आया जा सके। इस मकसद के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शन हटाई जाने लग जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर पर कंट्रोल अपना आहिस्ता आहिस्ता खत्म किया जाने लग जाता है। इन सब चेंजेस के बाद आहिस्ता आहिस्ता बांग्लादेश के हालात बदलने लगते हैं और बांग्लादेश की इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता अपने ट्रैक पर आना शुरू हो जाती है। बांग्लादेश की ये सारी की सारी इकोनॉमी की ग्रोथ 4 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिनमें पहला है कपड़ा, यानी कि बांग्लादेश की आरएमजी यानी कि रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री। रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री में आज बांग्लादेश चाइना के बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। लेकिन ये सब कुछ आखिर कैसे मुमकिन हुआ? 70 और 80 की दहाई के दौरान श्रीलंका यूरोपियंस और अमेरिकन का बहुत फेवरेट हुआ करता था, अपनी टूरिज्म की वजह से नहीं बल्कि अपनी चीप लेबर की वजह से। वहीं उसकी दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी कुछ लोग नोट कर रहे थे कि उनके मुल्क में आबादी तो बहुत ज्यादा है मगर कोई स्टेबल इंडस्ट्री नहीं, एक सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही थी जो कुछ बेहतर परफॉर्म कर रही थी। इन दिनों चाइना और कोरिया में टेक्सटाइल की काफी हैवी मशीनरी थी, स्पेशली रेडीमेड गारमेंट्स की, क्योंकि बांग्लादेश में टेक्सटाइल का एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो था ही सही, लेकिन उन्हें जरूरत थी नए स्किल्स और नए टेक्निक्स की। और इन्हीं तमाम लोगों के बीच में होते हैं एक शख्स नूरुल कादिर खान, जो कि अपने मुल्क की इकोनॉमी को बेहतर बनाने का विजन रखते हैं। और इसी विजन के साथ वो 1978 में 130 लोगों को कोरिया भेजते हैं ताकि वो जाकर वहाँ की टेक्निक और उनकी स्किल्स को सीख सके। 6 माह की ट्रेनिंग के बाद जब ये 130 लोग अपने मुल्क वापस आते हैं तो नूरुल कादिर खान डेवो कंपनी के साथ ज्वाइंट वेंचर करके बांग्लादेश की पहली गारमेंट इंडस्ट्री शुरू करते हैं, देश गारमेंट्स, जो कि अच्छा और म्यारी माल सस्ते दामों में एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसका रिस्पॉन्स इन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा मिलने लग पड़ता है। और इन्हीं को देखा देखे वहाँ के और भी बिजनेसमैन इस काम में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और इन्हीं तमाम एफर्ट्स को मद्देनजर रखते हुए वहाँ की सरकार अपनी तमाम मिल से ऊपर से नेशनलाइजेशन को खत्म करके एक दफ़ा दोबारा प्राइवेटाइज कर देती है और इसके बाद से दोबारा बांग्लादेश ने कभी मुड़कर नहीं देखा। जिस मुल्क का गारमेंट प्रोडक्शन 1976 में सिर्फ 0.001% था, आज वही मुल्क पूरी दुनिया का 16% गारमेंट अकेला ही प्रोड्यूस करता है। दुनिया के बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड जैसे H&M, राल्फ लॉरेन, पूमा, कैल्विन क्लेन जैसे बहुत सारे ब्रांड्स आज बांग्लादेश से अपने प्रोडक्ट्स बनवाते हैं। आज बांग्लादेश का 83% एक्सपोर्ट सिर्फ आरएमजी यानी अपनी रेडीमेड गारमेंट की इंडस्ट्री से आता है, जिसके ऊपर वो टोटली तौर पर डिपेंड भी करते हैं। और ये हर साल बिजनेस तकरीबन 35% के हिसाब से बढ़ता ही जा रहा है। इस सेक्टर में तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें ज़्यादा अक्सरियत औरतों की है। और इन औरतों को एजुकेट करने और इनको एम्पावर करने का सारा क्रेडिट जाता है हमारे दूसरे फैक्टर एनजीओज को।
बांग्लादेश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जितना क्रेडिट वहाँ की आवाम और गवर्नमेंट को जाता है, उतना ही क्रेडिट वहाँ की एनजीओ को भी जाता है। वैसे तो बांग्लादेश में हजारों से ज्यादा एनजीओ ने अपनी कंट्रीब्यूशन दी है, लेकिन दो एनजीओ हमेशा प्रोमिनेंट होती हैं बांग्लादेश की डेवलपमेंट में, ब्राक और गारमीन बैंक। गारमीन बैंक यूसुफ नामी एक शख्स ने शुरू किया था, जो कि लोगों को छोटे मोटे कर्जे वगैरह दिया करते थे। क्योंकि अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से रिस्ट्रिक्शंस हटा ली थी, तो बहुत सारे लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे और उन्हें पैसों की जरूरत थी। इसी काम के लिए गारमीन बैंक ने उन लोगों को माइक्रो फाइनेंस करना शुरू कर दिया और उन लोगों को कर्जा देना शुरू कर दिया। इन सारे कर्जों की वजह से लोगों को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने में काफी आसानी रही। गारमीन बैंक के बाद दूसरी इंपॉर्टेंट एनजीओ होती है ब्राक, यानी कि बांग्लादेश रूरल एडवांसमेंट कमेटी। लोगों को गुर्बत से निकालने और उनको बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए एजुकेट करने और उनको सारी की सारी अवेयरनेस देने के लिए इस एनजीओ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। 70 की दहाई में सैलाब की वजह से बांग्लादेश बीमारियों का गढ़ बन चुका था, जिनमें नंबर 1 थी डायरिया। और इसी डायरिया से निपटने के लिए गांव के एक एक घर तक ओआरएस पहुंचाने में इस एनजीओ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। ब्राक ने लोगों को बेसिक हेल्थ अवेयरनेस दी, लोगों के लिए मेडिकल और फाइनेंशियल जरूरतें पूरी की, इनके लिए स्कूल बनवाए, वहां की औरतों को फाइनेंशियल सिस्टम से आगाह किया, उन्हें फैमिली प्लानिंग और बेसिक हेल्थ केयर से भी आगाह किया गया, जिसके बाद वहां की औरतों में अच्छी खासी नुमायां तब्दीली देखी गई। और इन्हीं एनजीओ की वजह से इस कंट्रीब्यूशन का इम्पैक्ट बांग्लादेश की इकोनॉमी पर बहुत ही बेहतर रहा, जिसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करने लगी। जहां 80 और 90 की दहाई में बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी के लिए स्ट्रगल कर रहा था, वहीं वहां की आवाम ने भी अपनी इकोनॉमी के लिए बाहर से रिसोर्सेज को लाना शुरू कर दिया। 80 और 90 की दहाई में बहुत सारे बंगाली लोग अपना मुल्क छोड़कर बाहर के मुल्क में मूव कर जाते हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए। और वहीं पर चूंकि मिडिल ईस्ट में ऑयल की वजह से काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज थी, तो बहुत सारे लोग वहां पर जाकर और जॉब करके, लेबर जॉब्स करके अपने पैसे बचाकर अपने मुल्क वापस भेज देते थे, जिससे उनकी फैमिली चलती थी। और उनकी फैमिली के साथ साथ अल्टीमेट उनके मुल्क का पहिया भी चलता था। रेमिटेंस, यानी कि वो पैसा जो कि वर्कर्स दूसरे मुल्कों में जाकर काम करके अपने मुल्क में वापस भेजते हैं, उस पैसे को रेमिटेंस कहते हैं। इन सारे रेमिटेंस का उनकी इकोनॉमी के ऊपर अच्छा खासा इंपैक्ट पड़ता है। एक रफ एस्टिमेट के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख बंगाली दूसरे मुल्कों में काम कर रहे हैं इस वक्त। और ये जब पैसा, इतना सारा पैसा इकट्ठा मुल्क में वापस आता है, तो उससे मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर अच्छा खासा फर्क पड़ता है। जहां बांग्लादेश के पास 1990 में $778 मिलियन रेमिटेंस के तौर पर आया था, वहीं बांग्लादेश ने 2010 के अंदर $10 बिलियन और 2020 के अंदर $21 बिलियन का हिस्टोरिक मार्क क्रॉस करके दुनिया को हैरान कर दिया। और बांग्लादेश अपनी इन्हीं तमाम फैक्टर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा तेजी से तरक्की करना शुरू कर दिया। और इन सारी की सारी चीजों के अंदर उनके गवर्नमेंट का भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर दिया गया, उनके लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स खोल दिए गए, गारमेंट की एक्सपोर्ट और कॉटन की इंपोर्ट की ऊपर बहुत ज्यादा सब्सिडीज दी जाने लग पड़ी। जहां गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया, वहीं गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्टेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया। मुख्तलिफ सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश को फ्यूचर में कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें नंबर 1 है उनकी अपनी आरएमजी के ऊपर डिपेंडेंस, यानी कि गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंस। बांग्लादेश अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंडेंट है, क्योंकि बांग्लादेश की ज्यादातर इंडस्ट्री अपनी गारमेंट इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है और इसका फायदा पूरे मुल्क को होता है। इसका मतलब ये है कि जब एक इंडस्ट्री से किसी मुल्क को इतना फायदा हो रहा हो, तो अगर उसको नुकसान हुआ तो उससे पूरे मुल्क को ही नुकसान होगा। रिसर्चर्स का कहना है कि बांग्लादेश को चाहिए कि वो फ्यूचर में अपनी डिपेंडेंस अपने इस गारमेंट इंडस्ट्री के सेक्टर के ऊपर से कम करे और आहिस्ता आहिस्ता अपने पूरे के पूरे इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई करे। और इसके अलावा बांग्लादेश को जो दूसरा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है, वो है टेक्नोलॉजिकल और रोबोटिकल ऑटोमेशन। एक सर्वे के मुताबिक 2030 तक बांग्लादेश में 60% से ज्यादा जॉब्स खतरे में है, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेशन मोड पे जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजिकल और रोबोटिकल ऑटोमेशन की वजह से लोगों की जॉब्स आहिस्ता आहिस्ता खतरे में आती नजर आ रही हैं। इसकी वजह यह है कि लेबर्स को मजदूरी भी बहुत कम मिलती है और बहुत सारे लेबर्स बहुत सारे अनसेफ वर्किंग कंडीशंस में काम कर रहे होते हैं। इस सब के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो फेस करना पड़ सकता है बांग्लादेश को, वो है क्लाइमेट चेंज का। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि बांग्लादेश अपनी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से हमेशा से ही समुद्री तूफान और सैलाब का निशाना बनता रहा है। और वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज की वजह से ये साइक्लोन्स, ये समुद्री तूफान और सैलाब बांग्लादेश में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते ही जा रहे हैं। और इन्हीं साइक्लोन्स और सैलाब की वजह से लोग आहिस्ता आहिस्ता गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 2050 में बांग्लादेश की 50% आबादी गाँव से शहरों की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और इसी क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को देखते हुए गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव्स ले रही है। गवर्नमेंट अपने कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए वहां पर ग्रीन फैक्ट्रीज का इस्तेमाल अब शुरू कर रही है, जिसके तहत वहां पर कार्बन इमिशन में भी कम होगी और दुनिया में कार्बन फुटप्रिंट भी बांग्लादेश का काफी कम होगा। मगर इन तमाम चैलेंजेस के बावजूद भी हम बांग्लादेश से बहुत कुछ सीख सकते हैं। कैसे उस मुल्क ने सिर्फ एक इंडस्ट्री के ऊपर गौर करने से, एक इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करने से अपनी पूरी की पूरी इकोनॉमी को एक ट्रैक के ऊपर लेके आई। एक मुल्क आगे तब भी बढ़ सकता है जब उनकी एक्सपोर्ट उनकी इंपोर्ट से ज्यादा हो, और ये उसी सूरत में हो सकता है जब हम कुछ नया बनाएं। और ये तब भी बन सकता है जब यहाँ पर कोई इंडस्ट्री लगे। अगर पाकिस्तान को फ्यूचर में अपने हालात बदलने हैं, तो पाकिस्तान को आज एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की अशद तरीन जरूरत है, जैसे चाइना को थी।
बांग्लादेश की इस मिसाल से हमें सीखना चाहिए कि कैसे बांग्लादेश ने सिर्फ अपने एक इंडस्ट्री, अपने एक सेक्टर के ऊपर फोकस करके अपने मुल्क को गुर्बत की शरह से निकालकर दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाले मुल्कों में शामिल किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।